हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? देखिए, एक चीज सच, आपका सबसे बड़ा मित्र और आपका सबसे बड़ा दुश्मन दोनों आपके भीतर हैं। खोजने की जरूरत है आपके कि आप पढ़ाई में अपने भीतर के दोस्त को कैसे जगा पाते हो। ओके फाइन, सो दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू इट। आइए चलते हैं आज भारत के इतिहास की और एक और रहस्यमय रोमांचक गाथा की तरफ। कभी अगर मेहरौली जाना हो, देखिएगा एक लौह स्तंभ 1700 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर के अपने जैसे लौह व्यक्तित्व वाले सम्राट की यशोगाथा बयां कर रहा है। वो एक अलग संदर्भ है कि इसमें आज तक जंग भी नहीं लगा। ये सम्राट चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका राज्यारोहण 375 के आसपास है। लेकिन राज्यारोहण के पहले सम्राट चंद्रगुप्त का जीवन क्रम बड़ा रहस्यमय है। हमें अनेकानेक संदर्भों से सूचना मिलती है। एक अन्य शासक की, रामगुप्त की, हमें रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं तांबे के। मैं बताऊं, तांबे के सिक्का एकमात्र रामगुप्त का ही पहला सिक्का मिलता है जिसमें उनका नाम अंकित है। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक विशाखादत्त जी की है, उसमें उल्लेख मिलता है हमें। हर्षचरितम में उल्लेख मिलता है हमें, काव्यादर्श में उल्लेख मिलता है हमें। इवन दो जिस कहानी का हम जिक्र करने वाले हैं, राजमहल के भीतर पनपने वाले षड्यंत्र, उसका उल्लेख हमें अरब की एक पुस्तक मजमू-उल तवारीख में भी मिलता है। संदर्भ कुछ यूं था कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त उत्तराधिकारी बने और किसी हालात में आपको याद होगा कि समुद्रगुप्त ने प्रत्यंत राज्यों के साथ विवाह की नीति अपनाई थी, वैवाहिक संबंधों की। शकों के साथ भी था शायद ऐसा। और कभी किसी निर्णायक स्थल पर शकों ने रामगुप्त की सेना को घेर लिया और बेहद लज्जाजनक मांग की कि सम्राट ध्रुव स्वामिनी, जो संभवतः शकों की राजकुमारी रही होंगी, उन्हें शकों को वापस करें और शक सामंतों के लिए भी एक एक पत्नी की व्यवस्था करें। निर्बल रामगुप्त शायद इस संधि को स्वीकार कर चुका था कि उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त आया राजनीतिक मंच पर। उसने स्वयं, कहते हैं कि एक युवती का वेश बना करके शकराज के खेमे में गया, शकराज को मारा और अब पाटलिपुत्र में शक्ति के दो गुरुत्व केंद्र बन गए। एक गुरुत्व केंद्र रामगुप्त और दूसरा शकों को मार करके एक राष्ट्रीय विपत्ति से जैसे पुनरुद्धार किया था तो जनता का दुलारा चंद्रगुप्त। कहते हैं कि राजकीय कोप से बचने के लिए चंद्रगुप्त पागलों की तरह पाटलिपुत्र की गलियों में घूमने लगे, लेकिन अपार जनसमूह उनके पीछे था। आखिरकार एक क्रांति हुई, रामगुप्त मारा गया और रामगुप्त की पत्नी, विधवा पत्नी ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। गुप्त राजवंशों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा हैं चारों तरफ कि हम यकीन कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण निर्विघ्न नहीं था। और मैं बताऊं, जब राज्यारोहण की समस्या आती है तो जितने अधीनस्थ गवर्नर हैं जैसे भी, सब एक बार फिर से बगावत करने लगते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, महान सम्राट समुद्रगुप्त ने जो राजनीतिक एकता बनाई थी ना, जिन लोहे की जंजीरों से बांधा था हिंदुस्तान को संधियों की, वे थोड़ा ढीली थी। संधियों का यह ढीलापन, लौह अर्गला का यह ढीलापन प्रांतीय सूबेदारों को, प्रत्यंत राज्यों को शायद प्रेरणा देता था इस बात की कि वे विद्रोह करें। हमने शकों का उदाहरण देखा अभी, देवपुत्र शाहानुशाही के नाम से, जिनका उल्लेख मिलता है कि कितना विद्रोही टेम्परामेंट था कि वे रामगुप्त को चैलेंज करने पर आ गए। शायद इसलिए सबसे पहले सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त ने गणराज्यों का विनाश किया। ये गणराज्य कुषाण से लेकर के और अवंती तक एक परंपरा में मिलते थे। शायद इसका निर्णायक मुकाम था जब रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, शक को पराजित किया। अब काठियावाड़ तक चंद्रगुप्त का राज्य था। यह विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाई सम्राट ने।
इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए। शायद रोमन साम्राज्य से आने वाले चांदी के सिक्कों की खेप इसी समुद्र तट पर मिलती थी और इस प्रकार वे चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले सम्राट बने। विजय इतनी अहम थी कि महान चंद्रगुप्त सम्राट को शाकाहारी कहा गया। विजय का अनुक्रम यही नहीं रुका। कहते हैं ये पराजित होने वाला शासक रुद्र सिंह तृतीय था। विजय के अनुक्रम में हमें सूचना मिलती है प्रत्यंत राज्यों की। समतट नेपाल, कामरूप असम, डवाक नीचे वाला क्षेत्र, शायद इन्होंने भी विद्रोह किया था और सम्राट के खिलाफ एकजुट होकर के युद्ध करने की कोशिश की थी। नतीजन पराजित किया गया इन्हें और इनके राज्य को मिला लिया गया। हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के समय की लौह और गलाएं धीरे धीरे कसी जा रही थी। एक विराट राजनीतिक एकता का साक्षात्कार करने वाला था इस महान सम्राट का युग। हमें मेहरौली के स्तंभलेख, हमें अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, हमें बंग की सूचना देता है। बंगाल मतलब होता है कि समुद्र तटीय लहरें, कि वहां तक सब चंद्रगुप्त की सेनाएं गई। हमें सूचना मिलती है कि सप्त सिंधु पार करके वाहलीक प्रदेश, संभवतः वाहलीक का सही अनुमान पंजाब से है, पंजाब प्रदेश को अधिकृत किया, अपने नियंत्रण में लाए चंद्रगुप्त। हमें और भी सूचना मिलती है कि दक्षिण भारत के 3 राजवंश नाग, वाकाटक और कदम्ब, ये 3 और शक्तियां थीं जो चुनौती दे सकती थी उत्तर भारत को। तो सबसे पहले नाग राजकुमारी से वैवाहिक संबंध किए चंद्रगुप्त ने, कुबेर नागा से, और कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती को वाकाटक राजा रुद्र सिंह के साथ विवाह संबंध किया गया। आप याद रखिए कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया था तो वाकाटक राज्य की सीमा से निकला था, आक्रमण नहीं किया था उन सेनाओं ने। शायद वैवाहिक संबंध की प्रस्तावना थी या राजनीतिक सहयोग की प्रस्तावना थी। हमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के उल्लेख के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास, विश्व के पहले रोमांटिक पोएट कालिदास इन्हीं सम्राट के दरबार में थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उन्होंने। कहते हैं शकों की विजय इतनी महत्वपूर्ण थी और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, क्योंकि वाराणसी के पास हमें एक मूर्ति मिलती है जिसमें एक घोड़ा है और उसके पास चंद्रगुप्त अंकित है। यह अश्वमेघ का प्रतीकात्मक निरूपण है। इतना गौरवशाली था यह युग, राजनीतिक एकता का, सांस्कृतिक एकीकरण का, कि अक्सर इस युग को भारत के इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर, बाद में हम इस चीज की चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन एक बात तय थी कि चक्रधारी की उपासना करने वाला चक्रवर्ती सम्राट होता है। गुप्त सम्राटों की यह अवधारणा एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे रही थी। हो सकता है कि धार्मिकता की पतली सी रेखा रही हो, लेकिन जो देवपुत्र, शाही शाह, शक, मुरुंड इत्यादि जिन राजाओं, वाकाटक जिन राजाओं के खिलाफ विजय पाई जा रही थी ना, यहां पर यकीनन भागवत धर्म, विष्णु की सर्वोच्च रूप में उपासना करने वालों का धर्म एक अहम स्तंभ बनकर के आया, एक नया मार्गदर्शक बनकर के आया, एक नया राजनीतिक सिद्धांत लेकर के आया कि राजा जैसे ईश्वर का प्रतिरूप होता है। इससे पहले कि हम बात कंक्लूड करें, चंद लाइनें मेहरौली के अभिलेख पर। खुले आसमान के नीचे बीते 1700 सालों से खड़ा हुआ यह अभिलेख भारत की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल क्षमता का अनुपमेय नमूना है। आज तक जंग नहीं लगी इसमें, रस्टिंग नहीं हुई इसमें। दैट मीन्स कि विश्व ने भले स्टेनलेस स्टील का उत्पादन 18वीं शताब्दी में सीखा हो, लेकिन हमारी मेघा, हमारी भारतीय मेघा 1700 साल पहले आज के स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कर लेती थी। दैट मीन्स लोहे में कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने की टेक्निक जानती थी, जिसे इंजीनियरिंग कहती है कार्बोराइजेशन। बेहद आश्चर्यजनक लगता है एक दृष्टि में, लेकिन जब हम ढेर सारी सांस्कृतिक उपलब्धियों का जिक्र करते हैं इस समय, आर्यभट्ट की मौजूदगी इस समय, विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने बताया कि मंगल की सतह का रंग लाल है, और कोई दूरबीन नहीं,
आज भी पटना के पास तरेगना नामक जगह आर्यभट्ट का स्मारक है, आर्यभट्ट की कीर्ति का स्मारक है। वराहमिहिर, जिनकी बनाई वेधशालाएं हिंदुस्तान के समय का मानकीकरण बन गई थी। और एक वर्ग ये यकीन करता है कि ये जो कुतुब मीनार है, दरअसल यह सिर्फ वराहमिहिर की बनवाई हुई वेधशाला के ऊपर टीप पलस्तर किया हुआ कार्य है। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, गुप्त साम्राज्य अपने उस पायदान पर पहुंच चुका था जहां से वह अतीत को रोशनी देता था, वह वर्तमान को चमत्कृत करता था और वह भविष्य के लिए कुछ नए निर्देश देता था। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक प्लीज पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड वन थिंग, आस्था न कांपे, आदमी पर मिट्टी का भी देवता बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।